उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो संख्या बल के आधार पर ही तय इसमें होगा, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा वाले ही इसमें वोट डालेंगे। और आप देखें कि तमिलनाडु से उम्मीदवार बनाकर बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने ही एक राजनीतिक पासा फेंक दिया है, क्योंकि तमिलनाडु के सांसदों की आप संख्या देखें, अगर वो संख्या भी जुड़ जाती है वहाँ के जो दूसरे दल हैं उनके, तो और भी एनडीए की संख्या बढ़ जाती है। तो ऐसे में विपक्ष कमजोर हो जाता है। और जो तमिलनाडु की जितनी भी पार्टियां हैं और जिनके सांसद यहाँ चुन करके आए हैं, वो कतई सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि फिर उनके प्रदेश में उनकी राजनीति खराब हो जाएगी। ये संदेश चला जाएगा कि अपने प्रदेश का कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार है और यही की पार्टियां विरोध कर रही हैं। तो बहुत सोच समझकर तमिलनाडु से नाम का चयन बीजेपी की तरफ से किया गया है। हालांकि आपने सुनाया अब दर्शकों को कि नड्डा कह रहे हैं कि सभी एनडीए के घटक दलों से राय शुमारी करके उनकी राय लेकर ही नाम को तय किया गया है। लेकिन दक्षिण की राजनीति और संख्या बल की राजनीति को देखते हुए मुझे लगता है कि तमिलनाडु से उम्मीदवार उतारा गया है मैदान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली वालों को बड़ा तोहफा दिया। राजधानी दिल्ली के रोहिणी में प्रधानमंत्री ने लगभग 11,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए 2 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस परियोजना का उद्देश्य था कि दिल्ली को भीड़ भाड़ से निजात दिलाना और साथ ही कनेक्टिविटी को दुरुस्त करना। सड़क परिवहन मंत्रालय के मुताबिक द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना का उद्देश्य ही व्यापक तौर पर दिल्ली को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाना है और इसका विस्तार और भी आगे होगा, जिससे व्यापक तौर पर दिल्ली के ट्रैफिक पर असर पड़ेगा। भाजपा सरकार बनी है, लंबे अरसे तक हम दूर दूर तक भी सत्ता में नहीं थे और हम देखते हैं कि पिछली सरकारों ने दिल्ली को जिस प्रकार से बर्बाद किया, दिल्ली को ऐसे गड्ढे में गिरा दिया था। मैं जानता हूं भाजपा की नई सरकार को लंबे अरसे से मुसीबतों बढ़ती जो गई थी, उसमें से दिल्ली को बाहर निकालना कितना कठिन है। पहले तो वो गड्ढा भरने में ताकत जाएगी और फिर बड़ी मुश्किल से कुछ काम नजर आएगा। लेकिन मुझे भरोसा है दिल्ली में जिस टीम को आपने चुना, मेहनत करके पिछले कई दशकों से जो समस्याओं से गुजरे रहे हैं, उसमें से दिल्ली को बाहर निकाल के रहेंगे। सहयोगी विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने चुप्पी तोड़ी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि वोट चोरी कहना संविधान का अपमान है, या तो हलफनामा दायर करें या फिर माफी मांगे। सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है, लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को ये कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। जाहिर तौर पे जिस तरह से चुनाव आयोग के ऊपर लगातार संगीन और गंभीर आरोप राहुल गांधी ने लगाए और उसके बाद बिहार में रैली की भी शुरुआत की गई, आज के दिन को चुनते हुए चुनाव आयोग की तरफ से चुन चुनकर हर सवालों का जवाब दिया गया। अब देखते हैं कि इन सवालों के जवाब से कांग्रेस और सहयोगी दल कितने संतुष्ट हो पाते हैं। वीडियो संजय के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज स्टेट यूपी उत्तराखंड। बिहार में आज से राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है। बिहार चुनाव से 2 महीने पहले इस यात्रा का आगाज जो है वो राहुल गांधी ने किया है। बिहार की जनता चोरी नहीं
करने देगी। क्यों? क्योंकि गरीबों के पास, कमजोर लोगों के पास सिर्फ वोट है और हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। और जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है पूरे देश को मालूम है। अब ये बात छुपी नहीं है, पहले देश को मालूम नहीं था कि कैसे चोरी की जाती है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ करा दिखा दिया चोरी इलेक्शन कमीशन कैसे कर रहा है, और अब हम ये चोरी नहीं करने देंगे। और जहां भी ये चोरी हो रही है, चाहे बिहार में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे असम में, चाहे बंगाल में, हम इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाने का काम करने जा रहे हैं। वहीं इस यात्रा में बिहार के करीब 20 जिलों का भ्रमण राहुल गांधी करेंगे और 1300 किलोमीटर की जो यात्रा है वो राहुल गांधी की होने वाली है। वोट बचाओ अधिकार यात्रा जो है उसको लेकर राहुल गांधी बिहार पहुंच चुके हैं और इसका समापन 1 सितंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में महारैली के तौर पर होगा। राहुल गांधी इन दिनों बिहार की यात्रा पर निकल चुके हैं जो 15 दिनों का होने वाला है और इसका समापन 1 सितंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज स्टेट, यूपी यूके। दिनों पूरा विपक्ष सरकार पर और चुनाव आयोग पर हमलावर है। बिहार से शुरू हुआ ये बवाल पूरे देश में पहुंच चुका है। हर राज्य में इसको लेकर चर्चा है। अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग को 18,000 से ज्यादा पत्र दिए हैं जिसमें शिकायत की गई है वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने कोई भी जानकारी उनको नहीं दी। जाहिर है कहीं ना कहीं गड़बड़ी की गई है। इस दौरान चुनाव आयोग भी सामने आया। उसने कहा कि जो लोग पुरानी वोटर लिस्ट शेयर कर रहे हैं उनको समय पर मौका दिया गया था पिछले चुनावों में कि वोटर लिस्ट में संशोधन करा लें, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और अब शिकायत कर रहे हैं। दरअसल बिहार में शुरू हुए वोटरों के सर्वे के बाद पूरे देश में बवाल हुआ है। लगातार विपक्ष चुनाव आयोग पर हमले कर रहा है, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहा है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट राम के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव के घर के बाहर आज ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो की गई है। 3 बदमाशों द्वारा ये फायरिंग की गई। इस वक्त हम गुरुग्राम के सेक्टर 56 में मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये मकान यूट्यूबर एल्विश यादव का है। इस मकान के 2nd फ्लोर पर जो है वो एल्विश यादव खुद रहते हैं और उनका परिवार रहता है। यहाँ पर आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से कई जो गोलियां हैं उनके निशान भी आपको दीवारों पर साफ नज़र आएंगे। देखिए यहाँ पर इस तरीके से जो गोलियों के निशान हैं वो आपको नज़र आएंगे। आज सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच की ये पूरी घटना बताई जा रही है जहां पर एल्विश यादव के घर पर ये ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। करीब 12 से ज़्यादा राउंड जो हैं वो गोलियां चलाई गई। यहाँ पर गुड़गांव पुलिस के जो तमाम अधिकारी आपको नज़र आएंगे। जांच पड़ताल की जा रही है। CCTV फुटेज जो हैं वो भी खंगाले जा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। देखिए किस तरीके से जो दीवार के वो जो निशान है वो भी आपको नज़र आएंगे और नीचे कुछ मलबा भी उसमें से गिरा हुआ आपको नज़र आ रहा है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको ये बता दें पूरी घटना जो है वो आज सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच की बताई जा रही है जहां पर एल्विश यादव घर पर मौजूद नहीं था, वो किसी काम से बाहर गया हुआ है। लेकिन ये बड़ी घटना है इस वजह से भी बन जाती है क्योंकि कुछ दिन पहले ही यहाँ गुड़गांव के सिंगर जो है बॉलीवुड का सिंगर फाजलपुरिया, उसके ऊपर भी फायरिंग की गई थी, उसके गाड़ी पर फायरिंग की गई थी, जिसके बाद उसने कंप्लेन दर्ज कराया। पुलिस ने उस मामले को भी जांच पड़ताल किया, कुछ को गिरफ्तार भी किया। लेकिन इस फायरिंग की घटना में 3 आरोपी जो हैं वो शामिल थे। CCTV फुटेज में साफ देखा जा सकता है। पुलिस ने इस पूरी घटना को देखते हुए मामला दर्ज कर लिया है और जाँच पड़ताल शुरू कर दी गई है। आरोपियों की शिनाख्त और पहचान करके गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें भी गठित कर दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ विशाल पांडे, गुरुग्राम। 7 तारीख को इंदौर से एक युवती रक्षाबंधन के लिए कटनी के लिए निकलती है। वह इंदौर के भोरकुआ के क्षेत्र से सत्कार हॉस्टल से निकलती है और उसके बाद वह इंदौर के रेलवे स्टेशन पहुंचती है। भोपाल तक उसकी आखिरी लोकेशन आती है और उसके बाद वह रहस्यमय ढंग से लापता हो जाती है। उसका बैग भोपाल से 500 किलोमीटर दूर उमरिया में मिलता है, पर वह लड़की अपने घर नहीं पहुंचती है।
उसका नाम है अर्चना तिवारी, जो इंदौर के हॉस्टल में रहकर लॉ की पढ़ाई कर रही थी, जज बनने की तैयारी कर रही थी। लेकिन राखी मनाने के लिए वह कटनी के लिए निकलती है और वह रहस्यमय ढंग से बीच रास्ते से लापता हो जाती है। भोपाल जीआरपी में इसकी कायमी होती है, इसका मुकदमा दर्ज होता है और पुलिस लगातार उसकी तफ्तीश में ढूंढती है उसको कि वह आखिर कहाँ है। आखिरी लोकेशन भोपाल स्टेशन की मिलती है, उसके बाद उसका कोई पता नहीं रहता। अब सवाल है कि अर्चना तिवारी आखिर गई कहाँ, रहस्यमय ढंग से कहाँ लापता हो गई। क्या वह घटना, दुर्घटना या किसी हादसे का शिकार हो गई या वह खुद गायब हो गई। कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक 11 दिन बाद भी किसी के पास नहीं हैं। जीआरपी पुलिस अपने स्तर पर तहकीकात कर रही है। आने वाले समय में देखना होगा कि किस प्रकार से पुलिस अर्चना को खोजकर सामने लाती है। सचिन बहरानी, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आने वाली दिवाली पर व्यापारियों और ग्राहकों की चांदी हो सकती है। दरअसल देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी घोषणा की है कि जीएसटी के स्लैब में बदलाव किया जाएगा। अब जो बताया जा रहा है उस स्लैब के मुताबिक अब 5 और 18% का स्लैब रखा जाएगा और उसके अलावा जो है जो 4 स्लैबों में बांटा गया था 5%, 12%, 18% और 28%, उन स्लैब्स को कम किया जाएगा और 2 स्लैब 5% और 18% में लाया जाएगा। यानी कि जो प्रोडक्ट आपको 28% जीएसटी के साथ मिलता था वो अब 18% मिलेगा, यानी 10% का आपको इस पर सीधा सीधा फायदा होगा और सामान सस्ता हो जाएगा। और वही आलम जो है लगभग इसमें 90% वस्तुएं कवर हो जाएंगी। उसके अलावा जो 99% वस्तुएं जो आती थी 12% टैक्स में, वो अब 5% टैक्स में चली जाएंगी, जिनमें कपड़ों से लेकर अन्य सामान शामिल है। और यही वजह है कि व्यापारियों को इसका बड़ा फायदा होगा। मांग बढ़ेगी तो फिर क्योंकि इससे जब चीज़ें सस्ती होंगी तो मांग बढ़ेगी और जब मांग बढ़ेगी तो फिर लोगों का जो एक मनी का सर्कुलेशन है वो बढ़ता है, मार्केट में पैसा आता है, जिससे कि अर्थव्यवस्था और अधिक मजबूत होती है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ मोहित बख्शी, दिल्ली। इस वक्त हम मौजूद हैं पिलर संख्या 531/3 पर। तस्वीरों के माध्यम से दिखा दें कि ये पिलर है और इससे भारत और नेपाल का सीमांकन किया गया है। इस पार आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा दें कि इस पार नेपाल है। बड़ी बात यह है कि यहाँ ये चूंकि खुला ना हुआ है, आराम से लोग यहाँ पर भारत से नेपाल या नेपाल से भारत, इधर नेपाल का रास्ता है, ये पगडंडी मार्ग है, मिट्टी और कच्ची सड़क है। इस रास्ते से होते हुए तमाम सीमा क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। और साथ ही आपको एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे कि ये पड़ोसी राष्ट्र नेपाल है और यहाँ पर जिस तरह से एक मस्जिद बनाई गई है, जिस तरह कहा जाता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कि भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में इन दिनों अवैध ढंग से मस्जिद, मदरसे और ईदगाह बनाए गए हैं, उसकी जांच कराई जा रही है। भारत में तो इसकी जांच तेजी से चल रही है, लेकिन बात करें नेपाल की तो नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में इन दिनों जिस तरीके से ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, ये आज भी जांच का विषय है। विगत 11 तारीख को फतेहपुर के आबू नगर स्थित विवादित मकबरे में बवाल के बाद जहां जिला प्रशासन ने विवादित स्थल तक जाने के तमाम रास्तों को बंद कर दिया है, तो वहीं 11 तारीख को हुए बवाल के बाद जिला प्रशासन ने एक विस्तृत जांच रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। हालांकि हिंदू पक्ष पहले से ही विवादित भूमि की जांच कराने की वकालत करता रहा है। अब विवाद के बाद जब जिला प्रशासन ने 75 पन्नों की एक विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार की है, जिस जांच समिति में 2 एडीएम, 3 एसडीएम, 2 तहसीलदार समेत 12 लेखपालों की टीम शामिल थी। इस जांच रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि विवादित मकबरे के नाम पर 11 बीघा जमीन खतौनी में दर्ज है, लेकिन वक्फ बोर्ड के दस्तावेजों में सिर्फ 15 बिस्वे जमीन का ही जिक्र मिलता है। तो अब माना जा रहा है कि जब इस जांच रिपोर्ट का खुलासा होगा तो कई अहम तथ्य भी सामने आएंगे। फिलहाल जिला प्रशासन मंडलायुक्त महोदय के माध्यम से जल्द ही इस जांच रिपोर्ट को मुख्यमंत्री तक भेजने की तैयारी कर रहा है। फतेहपुर से न्यूज़ स्टेट के लिए सैयद उस्मान। ग्रेडोना में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां टैक्सी
जो चालक था उसने परिवार को, जब परिवार ने रुकवाना चाहा तो तेजी से टैक्सी भगा दी, यानी कि पुलिस को देखकर डर गया चालक और अपना जो लगातार नाम था उसका नासिम नाम था, लेकिन अपना नाम छुपाकर सोनू नाम बताता था और टैक्सी जो बुकिंग हुआ करती थी सोनू के नाम से हुआ करती। उसके पास से जो पुलिस ने 2 आधार कार्ड भी बरामद किए हैं। लगातार जब चेक इन की जा रही थी तो चेक इन के दौरान उसे रोकने का इशारा किया गया। जब नासिम ने पुलिस को देखा, ट्रैफिक पुलिस को देखा और देखकर रॉन्ग साइड गाड़ी तेजी से भगाने लगा, जिसके बाद जो परिवार था वो चीखने चिल्लाने लगा, हाथ जोड़ने लगा, रिक्वेस्ट करने लगा लगातार, लेकिन नासिम ने गाड़ी नहीं रोकी, जिसके बाद तेजी से भगाने लगा। जिसके बाद जो वीडियो परिवार था उस गाड़ी के अंदर जिसको बंधक बनाया था वो वीडियो बनाने लगे, जिसके बाद वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जिसके बाद पुलिस ने संज्ञान लिया, पुलिस ने उसके खिलाफ, नासिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उसकी गाड़ी को जब्त किया। हालांकि नासिम लगातार अपने आप को सोनू के नाम से प्रस्तुत करता था और नासिम की जो अपनी पहचान थी उसे छुपाता था। हालांकि इस मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद गाड़ी को जब्त कर लिया गया है और उसके खिलाफ कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो चालान था 29,000 के आसपास पुलिस ने उसका चालान भी किया है। लगातार सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो से तरुण बढ़ाना, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। बॉर्डर के चसौती में शुरू हुआ ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है और अब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने युद्ध स्तर पर इस ऑपरेशन को यहाँ पर शुरू कर दिया है। और जो बादल फटा था उसके बाद जो मलबा आया था उसमें बड़े बड़े बोल्डर्स जो हैं वो यहाँ पर आए थे। ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो अब यहाँ पर मशीन्स आई हैं उसके जरिए इन बोल्डर्स को जो है वो यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। लेकिन ये जो आप बोल्डर सामने देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि इसी बोल्डर के नीचे यहाँ पर जो मंदिर थे वो यहाँ पर दब गए थे और इसी बोल्डर के नीचे यहाँ पर जो लंगर है वो लगा हुआ था। ऐसे में सबसे ज्यादा आशंका यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन और जो लोग हैं उनको यही है कि इसके नीचे बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ पर दबे हो सकते हैं। ऐसे में इसीलिए अब लगातार ये जो पत्थर हैं इनको तोड़ने का काम यहाँ पर चल रहा है और एनडीआरएफ की टीम आप देख सकते हैं कि ये लगातार इंतजार कर रही है कि यहाँ पर पत्थर तोड़े जाएं, जिसके बाद ये यहाँ पर देख सके कि यहाँ पर लोग जो हैं वो दबे तो नहीं हुए हैं। लेकिन एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय यहाँ पर चल रहा है। ये जो बड़े बड़े बोल्डर्स हैं इनको तोड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है। मिचेल माता के जो यात्री थे लगभग उनको अब यहाँ से निकाल दिया गया है और अब ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये बड़े स्तर पर यहाँ पर शुरू जो है वो कर दिया गया है। ऐसे में जब बादल फटा था तो ये बड़े बड़े बोल्डर्स जो है वो यहाँ पर आए थे, लेकिन अब एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द इन बोल्डर्स को यहाँ पर क्लियर किया जाए ताकि देखा जा सके कि इसके नीचे जो है वो कितने लोग दबे हुए हैं। शाहनवाज खान, किश्तवाड़। पहाड़ों पर हो रही लगातार बरसात के चलते यमुना नदी के साथ साथ बरसाती नदियां उफान पर है और इस वक्त हम लोग हथनी कुंड बैराज पर खड़े हैं और सीजन में पहली बार 1,30,000 क्यूसेक पानी यहाँ हथनी कुंड बैराज पर रिकॉर्ड किया गया है और यह पानी सीधा दिल्ली की तरफ डाइवर्ट किया गया है। हथनी कुंड बैराज की यह पहली बार ऐसी तस्वीर सामने आई है जो डरा देने वाली है। पानी की लहरें कम से कम 30-30 फुट ऊपर उठ रही हैं और यह पानी डरा देने वाला है। हालांकि यह पानी 72 घंटे के बाद दिल्ली में दस्तक देगा। बता दें कि यमुना नदी के साथ साथ बरसाती नदियों का पानी भी इसी यमुना में आकर मिलता है और 72 घंटे के बाद जब यह पानी दिल्ली में दस्तक देगा तो वहां के निचले इलाके काफी प्रभावित होंगे। इस पूरे मामले की जानकारी हथनी कुंड बैराज से दिल्ली सिंचाई विभाग को दे दी गई है। वाराणसी में गंगा के जलस्तर के नीचे आने के साथ ही अब गंगा के घाट एक बार धीरे धीरे फिर से दिखाई देने लगे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं वाराणसी के 80 घाट पर इसमें हम मौजूद हैं और नगर निगम जो पंप के द्वारा जो यहाँ पर सिल्ट है, मिट्टी है, वो लगातार हटाने में लगा हुआ है। ये सुबह बनारस का वो मंच है जो अब से कुछ दिनों पहले तक पूरी तरीके से गंगा में समाया हुआ था। घाट का कहीं नामो निशान नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ चारों तरफ पानी ही पानी था। पर धीरे धीरे जो घाट का वास्तविक स्वरूप है वो नज़र आने लगा है। गंगा का जलस्तर चूँकि नीचे आ रहा है, इससे अब 80 घाट जो है वो विजिबल होने लगा है। हालांकि अभी भी गंगा में पानी काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि चेतावनी बिंदु कहें या खतरे के निशान कहें उससे गंगा काफ़ी नीचे है, पर एहतियात के तौर पर जब गंगा के पानी का जो स्तर है वो भी बढ़ा हुआ है, इसलिए किसी भी तरीके का नौका विहार या स्टीमर बजड़े को चलना अभी भी प्रतिबंधित है।
पर घाट के नज़र आने से पर्यटकों में भी खुशी की लहर है कि वो कम से कम घाट का दृश्य जो है वो देख सकते हैं। हालांकि इस मिट्टी और सिल्ट जो है भारी पैमाने पर जमा है और इसे लगातार नगर निगम जो है वो सफाई करने में लगा हुआ है। जिस तरीके से इस बार बाढ़ की स्थिति आई थी उससे जो सफाई करना है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का काम है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये 80 फुट प्लाजा है, यहाँ पर भी पूरी तरीके से पानी और सिल्ट जमा है। लगातार प्रेशर पंप के जरिए इन पानी और सिल्ट को हटाने का काम जो है वो चल रहा है। बीमारियाँ न फैले और जो पानी इकट्ठा ना हो जिससे मलेरिया या फिर दूसरी बीमारियां न फैले, इसका काफ़ी ध्यान रखा जा रहा है। तो फिलहाल इस समय वाराणसी में गंगा घाटों का सफाई का क्रम जारी है, पर गंगा घाट को अभी मूर्त रूप में आने में काफ़ी वक्त लग सकता है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।